हेलो, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी हम कर रहे हैं। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है और क्लास नंबर 6 है, यानी छठा क्लास है ये। और हम देख रहे हैं कि कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट टीचिंग। पार्ट 2 है ये। एक पार्ट नंबर 1 पहले ही आ चुका है इसी टॉपिक का, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। और हमारे इस जो एकलव्य बैच है ना, इसकी यही खासियत है कि हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत डिटेल में टॉपिक कवरेज होता है। स्ट्रक्चर्ड यूनिट वाइज क्लासेस चलती हैं और जो है एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ और बाइलिंगुअल क्लास नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती ही हैं। तो आप जो है अपने दोस्तों को भी बताइए इस बैच के बारे में, और जो है ज्वाइन, अगर उनको आपको अच्छा लग रहा है तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो आप ज्वाइन करवाइए। उन्हें भी बोलिए कि आके और यहाँ पर पढ़ें। कितनी बेहतर ढंग से यहाँ क्लासेज हम चला रहे हैं। ये हैं मेरे कुछ क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस। और अगर आपने ज्ञानस्थली को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करिए। व्हाट्सएप नंबर ये है, अगर आपको कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज्ञानस्थली क्लासेस को तो जरूर सब्सक्राइब करिए। क्लास नंबर 6 है ये हमारा। और क्लास नंबर 6 में हमारा जो टॉपिक है ये है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो शिक्षण को, ठीक है, शिक्षण को प्रभावित करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स टीचिंग। पार्ट 2 जो वीडियो का है ना, इसमें हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज और लर्निंग इन्वॉल्वमेंट। ये दोनों चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर करेंगे कि कैसे इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज जो है वो, यानी कि जो भी पढ़ाई करने का और पढ़ाने का, ठीक है, जो शिक्षण प्रदान करने का तरीका है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हो सकती हैं और कैसे वो प्रभावित करती हैं ये। और इसके साथ साथ जो सीखने का जो पूरा माहौल है ना, जो इन्वायरमेंट है, वो कैसे प्रभावित करती हैं शिक्षण को, इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैच की जानकारी पहले ही मैंने आपको दे दिया था। ये है कुछ इसका जानकारी। 1500 का बैच है। डिस्काउंट कोड जो है PS100 अगर आप दे देते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करिए अगर आपको बैच जो है किसी को भी परचेज करना। तो देखिए, इंट्रोडक्शन से या स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो शिक्षण सुविधाएं हैं ना, इनकी गुणवत्ता और पर्याप्तता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। ठीक है, द क्वालिटी और एडिकेसी जो है ना, कि कितनी जो है, क्या गुणवत्ता है और पर्याप्त है कि नहीं इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, उससे क्या इन्फ्लुएंस होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी पठन पाठन की जो प्रक्रिया है वो इन्फ्लुएंस होती है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इनको कंसिडर किया जाता है, इनको क्रूशियल होता है कंसिडर करना, ताकि इन फैसिलिटीज़ को ऑप्टिमाइज कर सकें। हमारा दूसरा पॉइंट है कि देखिए, एक इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट अगर हम बनाते हैं, एक हम सीखने की एक बेहतर अगर माहौल हम बनाते हैं ना, अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो इससे क्या होता है ना कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं और उसी में आ जाता है क्या, पठन पाठन की जो प्रक्रिया है, मतलब टीचिंग लर्निंग वाली जो प्रक्रिया है ना, वो भी इन्हीं कारकों से प्रभावित होती है। देखिए, पहले हमारा जो इसमें दो हमने देखा है टॉपिक्स, जो इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ है, लर्निंग इन्वायरमेंट है। तो इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ को पहले हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है कि जो भौतिक पर्यावरण यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट है, वो जो है प्रभावित करता है टीचिंग को। कैसे प्रभावित करता है? देखिए, क्लासरूम का लेआउट कैसा है, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो क्लासरूम होता है कि जैसे ऐसे बेंचेज बने हुए हैं और यहाँ पर आपका बोर्ड है और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर या फिर टीचर है वो खड़े हैं और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक ऐसे। तो ये क्या है कि जो इनमें पीछे बैठा रहेगा ना, उनको दिक्कत होती है ना। तो इसलिए जैसे अगर रो वाइज है तो 20 मिनट गैप बनाया जाता है, ताकि जो ये टीचर हैं ये इधर से जाके और उनके बीच भी ऐसे वॉक करते हुए भी पढ़ा सकें। लेकिन ये जो है पहले देखने को मिलता था। आजकल आप देखोगे जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें कुछ ऐसा जो है देखने को मिलता है, कुछ ऐसा ये कर्व है ना। तो ये जो है हाफ कर्व टाइप का देखने को मिलता है। इसमें बच्चे यहाँ 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 ऐसे बैठे होते हैं और यहाँ पर जो है आगे एक पोडियम बना होता है, एक ऊंचा जो है स्टेज बना होता है, उस पर टीचर जो है पढ़ाते हैं और वो स्मार्ट बोर्ड वगैरह का भी यूज करते हैं, स्पीकर्स लगे होते हैं क्लासेस में, ठीक। तो देखिए, इससे क्या होता है ना कि जो इधर वाला बच्चा है उनसे भी ये समान दूरी पे और इधर से भी समान दूरी पे, तो ज़्यादा जो है ना ये सारे बच्चों पे टीचर भी ध्यान दे पाते हैं और कोई किसी के पीछे छुप नहीं पाता है, क्योंकि ये स्टेप वाइज होता है ना। देखिए, क्लासरूम का लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक ऑर्गेनाइज्ड और कंड्यूसिव, ठीक है, यानी अनुकूल जो फिजिकल स्पेस है, भौतिक स्थान है, वो जरूरी है। इससे क्या होता है ना कि जो शिक्षण है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रभावी बनता है
और जो लर्निंग इंटरेक्शन है, यानी कि जो भी बातचीत होती है सीखने के दौरान, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो पाता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो देखिए, ज़्यादा अंधेरा क्लासरूम में नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, यानी कि प्रकाश होना चाहिए, और वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि उसमें खिड़कियाँ दरवाजे होने चाहिए, ताकि जो क्लासेस में है ना उसमें एयर पास हो सके, सफोकेशन किसी को महसूस ना हो, किसी को घुटन महसूस ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासरूम लेआउट था फिजिकल एनवायरनमेंट का, ये पहला हमारा क्लासरूम लेआउट और एडिक्वेट लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे, जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में आ जाती है। ये है तकनीकी और संरचना, यानी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए। देखिए, आपके क्लासरूम में टेक्नोलॉजी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजिकल एज में जी रहे हैं। ठीक है, दिस इज द एज ऑफ व्हाट, दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों? कि भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज कर सके पढ़ाने के दौरान। जैसे हम 3D जो है डायग्राम्स वगैरह हम यूज कर सकें अपने क्लासरूम में। इसके साथ साथ हम AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का यूज कर सकें। इससे क्या होता है ना कि देखिए, जो इंस्ट्रक्शन डिलीवरी है वो बेहतर हो पाती है, और इसके साथ साथ डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या होता है कि विविध अवसर मिलता है सीखने का। बच्चे जो है, क्योंकि बच्चों में भी डाइवर्सिटी है कुछ, मैंने बताया ना कि इंक्लूसिव क्लासरूम होने वाला है आपका, तो उसमें बहुत तरीके के बच्चे हैं। ब्लाइंड भी बच्चे आ रहे हैं, डेफ भी बच्चे आ रहे हैं, कोई प्रोडिजी बहुत ज़्यादा जो है पढ़ने में बहुत तेज भी है, और कोई मेंटली डिसेबल्ड भी आ रहा है। तो सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करें ना, तो उससे बेहतर हो पाती है आपकी क्लास। इसके साथ साथ जो बुनियादी ढांचे हैं उसकी विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत जरूरी है। देखिए, पुराने बिल्डिंग, अगर पुराना बिल्डिंग है, बहुत जर्जर बिल्डिंग है, ठीक, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम होता है। और इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है, अगर वो पुरानी हो चुकी है तो उससे भी, तो उसको जो है अपडेटेड रखना, डिपेंडेबल होना चाहिए टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकें। अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, और ताकि इससे जो है ना रुकावट ना आ पाए, कोई व्यवधान ना आ पाए। और इसके साथ साथ सीमलेस इंटीग्रेशन हो सके किस चीज़ में, लर्निंग प्रोसेस में। तो जो लर्निंग प्रोसेस है ना, उसमें आप जो है अपने इस पूरे का पूरा जो है टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट कर पाओ, क्या कर पाओ, एकीकरण सुनिश्चित कर पाओ। ठीक, तो जो लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है, उसमें ये डिसरप्शन ना बने, बल्कि उसको और ज़्यादा बेहतर बनाए। तो ये भी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में आ जाती है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी, ठीक, यानी कि संसाधन का पहुँच। देखिए, जो भी आप यूज कर रहे हो रिसोर्सेज, वो संसाधन जो है ना वो उपलब्ध होने चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। इससे क्या होता है ना कि लर्नर्स को इजी हो जाता है चीज़ों को समझना। तो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए टेक्स्ट बुक की। देखिए, लाइब्रेरीज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट बुक जो है ना वो लाइब्रेरी में एडिक्वेट, मतलब काफ़ी एम्पल अमाउंट में होना चाहिए। मतलब उनकी उपलब्धता जो है ना वो पूरा अवेलेबल होना चाहिए। रेफरेंस मटेरियल जो है पूरे होने चाहिए, कि भाई एक सिर्फ जो है आप स्टडी मटेरियल जो है वो जो भी आपका पाठ्यक्रम में यानी करिकुलम है उसके अलावा भी आप जो है दे सको, तो वो। इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज जो हैं वो, यानी कि जो पूरक संसाधन है वो भी अवेलेबल होने चाहिए। अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, जिससे बच्चे जो है रेफर करके और अपने लर्निंग नीड्स को जो है ना पूरे कर पाए, मतलब उनके जो सीखने की ज़रूरतें हैं ना उनको पूरी कर पाए। इसके बाद देखिए, किसी में मतभेद ना होना चाहिए, समान पहुंच होनी चाहिए, इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए। आप किसी में मतभेद नहीं, बायसनेस किसी भी तरीके का आप नहीं करेंगे, बायसनेस नहीं होना चाहिए। आप इंश्योर करेंगे कि सभी जो अधिगम करता है, सभी लर्नर्स है ना, उनको इक्वल एक्सेस मिले, जितने भी शिक्षार्थी हैं उनको बराबर उनके तक पहुंच मिले इन इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ का। और इससे क्या है ना कि इंक्लूसिविटी प्रमोट होती है। इंक्लूसिविटी मतलब क्या होता है, समावेशिता। आपको समावेशी कक्षा बनाना है, ठीक। और समावेशी कक्षा कैसे बनेगा, इंक्लूसिव क्लासरूम कैसे बनेगा, अगर आप जो है वो चीज़ों में इंक्लूसिवनेस लाओगे, आप सबको जो है सोच के अपनी जो भी इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करोगे, सबके ज़रूरतों को ध्यान में रखोगे, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो लंबा हो, चाहे छोटा हो, चाहे वो प्रोडिजी हो, चाहे जीनियस हो, और चाहे जो है मेंटली रिटार्डेड या फिर कॉग्निटिवली डिसेबल्ड हो, है ना। तो आप सबको ध्यान रखोगे, किसी में मतभेद या भेद नहीं करोगे, ठीक है। तो ये है तीसरा पॉइंट। हमारे पास ये चौथा पॉइंट आ जाता है, ये है इंटरैक्टिव लर्निंग स्पेसेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसा लर्निंग स्पेस बनाइए, ऐसा जो है पूरा का पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए ना कि उसमें इंटरेक्शन हो सके, मतलब संवाद हो सके, ठीक है, संवाद।
तो इंटरेक्टिव लर्निंग स्पेसेस होनी चाहिए। जैसे कोलैबोरेटिव स्पेसेस क्या होती हैं, ऐसी तरीके से आपको जो है क्लासरूम वगैरह बनाना होगा ना, जिससे जो है कोलैबोरेशन जो है ना वो प्रमोट हो। कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है कि जैसे आप जो है एक दूसरे से मिल के कोई काम कर सकें, टीम वर्क प्रमोट हो सके, जैसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह हो सके, है ना। आप बच्चे जो है अपने बात को रखने के लिए बहुत ज़्यादा संकोच ना करें, उनके बातों को जो है ना बेहतर ढंग से रखने का एक प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करिए, ठीक, जो स्पेसेस हैं उसमें। और इसके साथ साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ कराइए, ग्रुप में बच्चों को दीजिए, और वो ग्रुप जो है चेंज करते रहिए, बार बार जो है वो ग्रुप चेंज होना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जो इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो संवाद करने का एक बेहतर सीखने की जो पूरा जो है ना अनुभव है, वो और ज़्यादा बेहतर होता है। इसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए क्लासरूम सेटअप में, ठीक। तो जो भी स्पेसेस, जो भी आपका क्लासरूम सेटअप है ना, वो अडेप्टेबल होना चाहिए, ताकि अलग अलग टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ को, यानी कि जो भी शिक्षण पद्धति है, अलग अलग तरीके की शिक्षण पद्धति को वो अकोमोडेट कर पाए, अनुकूलन उसको अब जो है समायोजित कर पाए। और इसके साथ साथ जो भी डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट जो है फोस्टर हो पाए, गतिशील सीखने का माहौल को बढ़ावा दे सके आपका जो क्लासरूम है वो। तो जो आपका क्लासरूम है ना, वो आपके जो है टीचिंग लर्निंग में बाधा ना बने, बल्कि एक तरीके से उसको एनहांस करे, आपके टीचिंग लर्निंग में जो है ना वो एक प्लस की तरह काम करे, ना कि माइनस की तरह। तो ये जो है इंटरैक्टिव लर्निंग स्पेसेस में कोलैबोरेटिव स्पेसेस और फ्लेक्सिबिलिटी इन क्लासरूम सेटअप, यानी सहयोगात्मक स्थान और कक्षा सेटअप में लचीलापन, ये जो है 2 पॉइंट्स हमने देखा। आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ रहा हो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और मज़ा आ रहा हो पढ़ने में। देखिए कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके मैं आपको पढ़ाता हूँ, और उतने ही इंटरेस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपका JRF जो है होना ही है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमारा जो अगला पॉइंट है ये है 5वां पॉइंट, सपोर्टिव फैसिलिटीज़। तो जो भी सहायक सुविधाएं हैं वो अवेलेबल होना चाहिए इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज में, ताकि आपका टीचिंग जो है वो बेहतर हो सके। देखिए आप बोलिए मत कि हम ये देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ठीक है। जो भी आपके शिक्षण को ऐसे कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं, उनको हम देख रहे हैं। इसमें सबसे सपोर्टिव फैसिलिटीज में क्या आ जाता है कि देखिए स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज, यानी विशिष्ट सुविधाएं आप प्रदान करिए, जैसा जरूरत है उसके हिसाब से। देखिए जो भी विशिष्ट विषय हैं या गतिविधि है, उसके लिए अनुकूलित सुविधाएं आप प्रोवाइड करिए, और टेलर्ड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए कि जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप कंटेंट दे रहे हैं। लैबोरेटरीज वगैरह पूरा होना चाहिए, यानी प्रयोगशालाएं होना चाहिए, स्टूडियोज़ होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो लैब होना चाहिए उसमें। अगर आप कोई फोटोग्राफी का कोई कोर्स चला रहे हैं तो उसके लिए स्टूडियो होना चाहिए। और इसके बाद देखें तो सपोर्ट स्पेशलाइज्ड लर्निंग नीड्स होनी चाहिए, यानी कि विशेष शिक्षण आवश्यकताओं का समर्थन करती हो आपकी जो भी फैसिलिटीज़ हो ना, ये स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ वो, ठीक। तो ये ऐसी होनी चाहिए कि जो अलग अलग लर्निंग नीड्स को भी पूरा कर पाएँ, ठीक। क्योंकि बच्चे जो है अलग अलग जो है उनके सीखने का जो ज़रूरत है ना वो अलग अलग हो सकता है, और इसके लिए वो लर्निंग नीड जो है वो अलग अलग हो जाए। तो ऐसा आप जो है प्रोवाइड कर दीजिए। तो ऐसी सहायक सुविधाएं दीजिए जिनसे उनका जो है बेहतर हो पाए क्या लर्निंग, ठीक। अब इसके बाद अगर बात करें तो जो एक्सेसिबिलिटी हो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की, मतलब कि विकलांग व्यक्ति के लिए कोई पहुंच हो, ठीक। एक्सेसिबिलिटी हो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए ना, ऐसे फैसिलिटीज डिजाइन करिए, आप सुनिश्चित करिए ऐसी फैसिलिटीज कि जिसमें आप अकोमोडेट कर पाएँ ऐसे लर्नर्स को, ऐसे अधिगमकर्ताओं को, ऐसे शिक्षार्थियों को कि जिनकी डाइवर्स नीड्स हो वो भी पूरी हो पाए। यानी कि समावेशी शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आप विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को भी समायोजित करने के लिए अलग अलग सुविधाएं डिजाइन करिए, ठीक है, ताकि एक इंक्लूसिव क्लासरूम बन सके, ठीक। बार बार मैं ये बात क्यों दोहरा रहा हूँ, इंक्लूसिव क्लासरूम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना ये फोस्टर करता है एक्टिव लर्निंग, और इसके साथ साथ इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज, ठीक। मतलब बराबर जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बराबर जो है हर तबके के लोगों को, हर तबके के बच्चों जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बराबर मूल रूप की सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो इंक्लूसिवनेस होना चाहिए आपके लर्निंग एनवायरनमेंट में। आपका जो सीखने का पूरा माहौल है ना उसमें जो है समावेशी शिक्षा होना चाहिए, टोटल जो है इंक्लूसिव लर्निंग होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान में रखें। अब देखिए हमने देखा इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ को कि कैसे वो प्रभावित करती हैं जो टीचिंग है, जो शिक्षण है उसको। अब हम देखेंगे लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो जो भी सीखने का माहौल है और जो भी आपकी जो है शिक्षण संस्थान है वो कैसे प्रभावित करते हैं टीचिंग को, यानी कि शिक्षण को, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो, अगर भौतिक
और संरचना ही अच्छा ना हो तो फिर आप जो है कैसे करेंगे। आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, सपोज करिए कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हो और बाहर बारिश हो रहा है और अंदर पानी टपक रहा है, ठीक, तो बताइए कि ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये नहीं होना चाहिए ना। तो देखिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए। क्लासरूम डिज़ाइन, जैसा हमने बात किया पहले भी कि भाई अच्छी तरीके से डिज़ाइन की गई कक्षाएं हों जो क्या करें, इंटरेक्शन को यानी कि आपस में संवाद को बढ़ावा दें, और इसके साथ साथ क्या अकोमोडेट करें, किन चीज़ों को समायोजित करें, अलग अलग जो है ना शिक्षण विधियों को, टीचिंग मेथड्स को, ताकि एक पॉजिटिव, एक जो है ना कहते हैं कि सकारात्मक जो है सीखने का माहौल जो है ये बन पाए, ठीक। और इसके साथ साथ अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, अगर सुविधाओं की बात करें, तो देखिए एडिक्वेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि लाइब्रेरीज होने चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए। इसके साथ साथ रिक्रिएशनल स्पेस भी जरूरी है ना, क्योंकि देखिए मेंटल हेल्थ, अगर मेंटल वेलबींग और मेंटल हेल्थ पे अगर ध्यान देना है ना, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा देता हूँ कि भाई मेंटल वेलबींग अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए रिक्रिएशनल स्पेसेस आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। मनोरंजक संस्थान भी होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक जो है कोई हॉल हो तो उसमें मान लीजिए कि बीच बीच में जैसे नहीं होता है कि आप डांस क्लास भी अगर आप एक करा पाएँ वीक में, स्पोर्ट्स क्लास तो मुझे लगता है कि डेली ही होना चाहिए, इससे फिजिकल फिटनेस भी अच्छा होता है और थोड़ा जो है एक टीम वर्क की तरह भी बच्चे जो है एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं देखिए क्लास साइज और स्टूडेंट रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो। आजकल आप ऑनलाइन में देखते होगे एक चीज़ कि बहुत सारा ऑफलाइन टीचिंग जो होता है ना, बहुत सारे ऐसे फेमस एजुकेटर हैं, तो मैं देखता हूँ, मैं देख के बहुत ज़्यादा जो है वो चकित हो जाता हूँ, दंग रह जाता हूँ कि उनके क्लास में 500 से लेके 1000 बच्चे तक बैठे होते हैं, ठीक। क्या आपको लगता है कि 500 से 1000 बच्चे अगर एक साथ एक क्लासरूम में बैठे हुए हों और आप पढ़ाएंगे तो क्या उसमें जो है बेहतर आप जो है पढ़ा पाएंगे, आप टीचिंग बेहतर दे पाएंगे? नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को कि देखिए फ़ैन फॉलोइंग एक अलग चीज़ है, ठीक है, आप किसी के फ़ैन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ाई करना है ना तो देखिए ऑप्टिमल क्लास साइज होने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो कक्षा का आकार हो वो एक तरीके से जो है ना बैलेंस तरीके से हो। ज़्यादा देखिए बड़ा क्लास नहीं होना चाहिए, छोटे क्लासेस होने चाहिए। स्मॉलर क्लास साइज से क्या होता है कि इससे स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन बेटर हो पाता है, यानी कि छात्र और शिक्षक का जो संवाद हो पाता है ना वो बेहतर हो पाता है और एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग मिलता है ना। आप भी ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिगत शिक्षा आपको मिलेगा कब, अगर स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है बढ़िया हो, ठीक। तो मान लीजिए कि आपके क्लास में जो है 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, 20 स्टूडेंट्स की क्लास है और आप जो है एक इसमें टीचर हैं, तो ये क्या करेंगे ना कि ये 20 स्टूडेंट्स इनके लिए हैंडल करना इजी है, ये सबके नाम जान पाएंगे, ये भी जान पाएंगे कि इनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं अकेले की, और उसके हिसाब से ये मटेरियल भी डिज़ाइन कर पाएंगे, ये इंस्ट्रक्शन भी वैसा दे पाएंगे, है ना। लेकिन अब सोचिए कि 500 लोगों की क्लास है, टीचर को पता ही नहीं है कि 500 स्टूडेंट में कौन स्टूडेंट कौन है, कैसी उसकी ज़रूरतें हैं, ये चीज़ टीचर को पता ही नहीं है, ठीक। तो अगर टीचर को ये चीज़ पता नहीं है तो फिर वो कैसे जो है वो बेहतर पढ़ा पाएगा, ठीक। तो एक बैलेंस रेशियो जो है वो मेंटेन होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर में एक जो है ना संतुलित अनुपात होना चाहिए, जो अनुपात है, जो रेशियो है वो बेहतर होना। इससे क्या होता है ना कि इससे ये सुनिश्चित होगा ना कि जो शिक्षक है वो प्रत्येक छात्र की ज़रूरतों को समझेगा और प्रभावी ढंग से उसको संबोधित करेगा, ठीक है, एड्रेस करेगा उनके नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास साइज और स्टूडेंट टीचर रेशियो, इससे लर्निंग एनवायरनमेंट बेहतर बनता है। अब देखिए जो हमारा तीसरा है ये है सुरक्षा और संरक्षा, ठीक है, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट है ना वो यहाँ आता है। देखिए कैंपस जो है वो सेफ होना चाहिए, जो आपका परिसर हो वो सुरक्षित वातावरण प्रोवाइड करे, क्योंकि इसमें जो है अलग अलग नीड्स के भाई स्टूडेंट्स हैं, इनमें गर्ल्स भी आ रही हैं, बॉयज भी आ रहे हैं, तो देखिए बाहर का जो एंट्री है वो बाधित हो। देखिए अभी कुछ दिन पहले BHU में बहुत एक घिनौना कृत्य हुआ था, तो क्यों? क्योंकि BHU एक ओपन कैंपस है और कोई भी एंट्री और एग्जिट पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता था, लेकिन देखिए जैसे ये चीज़ हुआ तो वहाँ चेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो ये चीज़ सेफ कैंपस इन्वायरमेंट होना चाहिए। इससे क्या इंश्योर होगा, इससे क्या चीज़ होगा कि निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया जो कि आप जो है सर्वेलांस करिए, वहाँ कैमराज लगे हों, वहाँ पे चेकिंग हो, सपोर्ट स्टाफ और सिक्योरिटी स्टाफ हो, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान हो कि कोई इमरजेंसी अगर आ गई शिक्षण संस्थान में तो क्या उसके लिए आपने तैयार किया, जैसे कोई आग लग गया तो उसका पूरा व्यवस्था होना चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी आपदा आ गई, भूकंप आ गया तो उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए। और इसके साथ साथ कंड्यूसिव लर्निंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एक अनुकूल सीखने का माहौल होना चाहिए कि जिससे लर्निंग भी बेहतर बनता है। तो ये भी टीचिंग को अफेक्ट करता है ना, सेफ कैंपस एनवायरनमेंट।
इसके साथ साथ वेल मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हमने बार बार ये बात कर रहे हैं कि भाई सुविधाओं और उपकरणों का नियमित रख रखाव जो है ना, ये जरूरी है। इससे क्या होता है ना कि सेफ्टी जो है वो बेहतर बनता है और पोटेंशियल हजार्ड यानी कि जो भी संभावित खतरे हैं वो टल जाते हैं और या फिर उनका जो है खतरा जो है कम हो जाता है। ठीक, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसके बाद हम बढ़ते हैं, देखिए इंस्टीट्यूशनल कल्चर जो है ना, हर संस्थागत संस्कृति, देखिए हर संस्था का संस्कृति अलग होता है, हर इंस्टीट्यूशन का कल्चर अलग होगा। आप BHU जाओगे वहाँ का कल्चर अलग है, आप जो है जामिया मिलिया इस्लामिया जाओगे वहाँ का कल्चर अलग है, JNU जा रहे हो वहाँ का कल्चर अलग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कल्चर अलग है ना, राजस्थान जाओगे वहाँ का जयपुर यूनिवर्सिटी या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी उसका कल्चर अलग मिलेगा। तो देखिए इंस्टीट्यूशनल कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, यानी समावेशी माहौल होना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि समावेशिता और विविधता की संस्कृति से अगर इसको हम बढ़ावा देते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं और जो स्टाफ हैं यानी जो कर्मचारी हैं, इनके बीच क्या होता है ना कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है, यानी कि एक अपनापन की भावना, ठीक है, अपनेपन की भावना आती है, एक जुड़ाव महसूस होता है। इनको भी लगेगा कि हाँ अगर ये इंस्टीट्यूट से जा रहे हैं ना तो एक बेहतर जो है वो अपना याद लेके अपने साथ जाएंगे और इनको भी लगेगा कि हाँ एक बेहतर जगह से हमने पढ़ाई किया। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एथिकल वैल्यू यानी नैतिक मूल्य, ये भी इंस्टीट्यूशन में बढ़िया होना चाहिए। जो भी आपके जो संस्थान है वो एम्फेसाइज करना चाहिए, वो जोर देना चाहिए किस चीज़ पे, भाई एथिकल वैल्यू यानी नैतिक मूल्यों पे, और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट लर्नर्स का हो सके, ठीक है, समग्र विकास हो सके लर्नर्स का, इस पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो हमारा 5वां पॉइंट आ जाता है ये कोलैबोरेटिव स्पेसेस यानी सहयोगात्मक स्थान। तो जो भी आपका जो इंस्टीट्यूशन है ना उसमें बातचीत के लिए सामान्य क्षेत्र हो, कॉमन एरियाज हो, इंटरेक्ट करने के लिए जो भी आप जो है संवाद कर रहे हो तो उसके लिए कॉमन एरियाज होने चाहिए। इससे कोलैबोरेशन जो है वो इनकरेज होता है, यानी बच्चे जो है आपस में जुड़ के कोई काम करते हैं और एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाते हैं, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आता है, समुदाय की भावना आती है, तो इससे एक जुड़ाव उनके अंदर रहता है, ठीक है, एक इंक्लूसिवनेस होता है, एक जो है भाईचारे की भावना भी डेवलप होती है। और इनफॉर्मल इंटरेक्शन होने से भी स्टूडेंट्स और एजुकेटर में भी क्या होता है कि एक जो है ना उनको लगता है कि हम एक ही समुदाय के हैं, यानी स्टूडेंट भी और एजुकेटर और टीचर भी, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें तो परियोजना या फिर समूह कार्य स्थान, प्रोजेक्ट एंड ग्रुप वर्क स्पेसेस भी इंपॉर्टेंट है। ये सहयोगी परियोजनाओं और समूह गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र, टीम वर्क और ज्ञान साझा करने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक। क्या करते हैं कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स और ग्रुप एक्टिविटीज अगर बढ़िया डेजिग्नेटेड एरियाज में हो तो इससे टीम वर्क फैसिलिटेट होता है और इसके साथ साथ जो नॉलेज शेयरिंग है ना वो फैसिलिटेट होती है, यानी सुविधा जो भी आप ज्ञान साझा करने के लिए जो भी सुविधा प्रदान करते हो वो जो है ज़्यादा बेहतर बनता है। तो कोलैबोरेटिव स्पेसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्पेसेस, ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसा स्थान होने चाहिए जहाँ पे सहयोगात्मक जो है चीज़ें हो पाएँ, ठीक। इससे भी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ता है। देखिए टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन भी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट में, तकनीकी एकीकरण, ठीक है। तो वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। वाईफाई से कनेक्शन से क्या होता है ना कि जब भी ज़रूरत हो जिस भी चीज़ की तो आप एक्सेस कर पाएँ। रिलायबल कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि क्लासरूम में अगर आप पढ़ा रहे हो तो जिस चीज़ को आप सर्च करो, आप जो भी मटेरियल सर्च करो तुरंत वो आ जाए, ठीक। इससे क्या होता है ना कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी आप प्रौद्योगिकी का यूज कर रहे हो और जो भी टीचिंग मेथड है, यानी कि जो भी आपके शिक्षा का पद्धति है, उन दोनों में समन्वय बन पाता है, एक जो है ना सिंक्रोनाइजेशन हो पाता है, ठीक। एक सिंक्रोनाइजेशन बन पाता है, एक समन्वय हो पाता है। इसके साथ साथ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एक जो है आपके इंस्टीट्यूशन में हो सके तो LMS होना चाहिए, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर होना चाहिए। इससे भी टीचिंग जो है बेहतर होता है, क्योंकि देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप क्या करोगे कि आप क्वेश्चंस जो है वो पुटअप कर सकते हो, बच्चे घर पे भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। आप जो भी कुछ क्विज लेना चाहो तो वहाँ पे पुट कर सकते हो। आप जो है वो क्वेश्चन पेपर वहाँ पे अपलोड कर सकते हो और उनके आंसर शीट भी अपलोड कर सकते हो ताकि वो अपनी गलतियाँ देख पाएँ। तो इससे भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज कर रहे हो तो कोर्स डिलीवरी बेहतर हो पाती है। और इसके साथ साथ जो भी कोलैबोरेशन है ना, जो भी सहयोग है, जो भी आपस में जुड़ाव है वो बेहतर हो पाता है, जिससे एक्सेसिबिलिटी बेहतर बनती है, यानी और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो भी फ्लेक्सिबल एक फ्लेक्सिबल और एक एक्सेसिबल जो है ना वो टोटल जो है एक माहौल बनता है। एक एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है जो भी मटेरियल्स आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी, और फ्लेक्सिबिलिटी भी बन जाती है कि घर से जाके भी बच्चा एक्सेस कर पाता है चीज़ों को, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए तकनीकी एकीकरण होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए आपके इस संस्थान में। तो लर्निंग एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूशन ऐसे भी जो है टीचिंग को अफेक्ट करता है। देखिए फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी फीडबैक है ना
वो बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ा रहे हो तो जो भी प्रतिक्रिया तंत्र है कि भाई बच्चे को आपका पढ़ाया समझ में आ रहा है या फिर आप बस जो है वन वे टीचिंग करके चले जा रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है अपने बच्चों से, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछिए कि कैसा उनको लग रहा है, पढ़ा रहे हैं तो कैसा लग रहा है, अगर आप जो पढ़ा रहे हो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि स्टूडेंट, अगर टीचर स्टूडेंट का फीडबैक ले और स्टूडेंट जो है बताए कि भाई कैसा, और फिर उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उससे ओवरऑल जो है ना वो बेहतर लर्निंग हो पाता है। ठीक, तो इससे क्या हो पाता है, एक बेहतर जो है इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, लगातार जो है ना वो निरंतर कहें तो सुधार हो सकता है और बेहतर सीखने का जो पूरा माहौल है वो बन पाता है। इसके बाद देखें तो जो सतत संस्थागत मूल्यांकन है यानी कंटिन्यूस इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट है, तो बीच बीच में ना है पीरियोडिक असेसमेंट होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस की, यानी जो भी संस्थागत प्रथाएं हैं और नीतियां हैं उनकी जो है ना वो बीच बीच में पीरियोडिक असेसमेंट होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, उससे जो है ना जो भी ओवरऑल इफेक्टिवनेस है टीचिंग का वो बेहतर बन पाए, और जो आप जो है शिक्षण जो प्रदान कर रहे हैं वो एक बेहतर जो है वे में प्रेजेंट हो पाए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये है, निष्कर्ष ये है कि देखिए जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी अगर हम देखें तो निर्देशात्मक सुविधाएं हैं, वो सीखने के माहौल के भौतिक और तकनीकी पहलुओं में शामिल करती, ठीक, यानी कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ जो है ना ये क्या करती हैं, फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, एक सेकंड इसको मैं चेंज कर लूँ, हाँ, तो देखिए फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है ना ये लर्निंग इन्वायरमेंट का ये जो है प्रोवाइड कर पाती है। और एक सेकंड रुकिए, ये पॉइंटर ऑप्शन में हो गया है, हाँ, तो देखिए ये जो है फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट को बेहतर बनाती है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें ना तो एक ऐसा एम्फेसिस हो कि भाई कंड्यूसिव फिजिकल स्पेस बने। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए अनुकूल भौतिक स्थान बने, है ना, अनुकूल भौतिक स्थान बने, तकनीकी बुनियादी ढांचे अवेलेबल हो, है ना, जो भी मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो अवेलेबल हो, जो भी रिसोर्सेज हैं उन तक जो है बच्चे पहुंच पाएँ, सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो, इंटरेक्टिव जो है वो इंस्टीट्यूशनल प्लेस हो, ठीक है, जो भी शिक्षण संस्थान हो वो जो भी लर्निंग स्पेसेस हो वो इंटरेक्टिव हो, मतलब वहाँ पे क्या हो सके, वहाँ पे जो है इंटरेक्शन हो सके, संवाद हो सके, रख रखाव और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए समर्थन हो। और इससे क्या होता है ना कि जो भी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया है इनमें जो है इनकी प्रभावशीलता जो है ना वो यहाँ पर हो पाती है, वो ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा इफेक्टिव बन पाते हैं, ठीक है। और देखिए जो लर्निंग इन्वायरमेंट है ये और इंस्टीट्यूट, लर्निंग इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूशन, ये क्या करते हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं इस पठन पाठन की प्रक्रिया में। तो जो लर्निंग इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूशन हमने देखा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करती हैं इस पठन पाठन की प्रक्रिया को, और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ तो करती ही हैं, ठीक। तो जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो बेहतर हो, ठीक, जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो बिल्डिंग हो बेहतर हो, क्लास का साइज जैसा कि हमने देखा वो बेहतर हो, सेफ्टी हो, जो कल्चर हो, जो इंस्टीट्यूशन का जो भी कल्चर है वो बेहतर हो, लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल हों और एक्सेसिबल हों, कोलैबोरेटिव स्पेसेस हों ताकि बच्चे जो है वो थोड़ा एक दूसरे से संवाद कर पाएँ, तो उनके अंदर एक जुड़ाव की भावना आए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके टीचर का भी और स्टूडेंट्स का भी, कम्युनिटी इंगेजमेंट हो पाए, और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन हो, यानी कि वाईफाई वगैरह हर सुविधा अवेलेबल हो और उस टेक्नोलॉजी से जो है ना क्लासरूम जो है वो जुड़ा हुआ हो। इसके साथ साथ फीडबैक मैकेनिज्म हो, मतलब आप जो है ना फीडबैक ले पाओ, ऐसा भी मैकेनिज्म होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट फीडबैक ले पाए, चाहे टीचर के अलावा भी कोई थर्ड पार्टी भी फीडबैक लेके ये जान सके कि टीचर का पढ़ाया बच्चों को समझ में आता है कि कई बार बच्चे जो है वो संकोच करते हैं, डर के मारे बता नहीं पाते हैं कि भाई टीचर जो है गुस्सा हो जाएंगे। तो उनके लिए एक जो है ना इंडिपेंडेंट बॉडी ऐसी हो कि जो फीडबैक मैकेनिज्म से ले सके, और इन सब चीज़ों से मिलके ये कलेक्टिवली क्या कंट्रीब्यूट करती हैं, एक बेहतर जो है, एक कंड्यूसिव और एक इफेक्टिव, ठीक है, एक प्रभावी जो है एजुकेशनल सेटिंग जो है ये बनाने में ये प्रभाव डालती हैं, एक ऐसा शैक्षिक सेटिंग बनाने में योगदान देती हैं जिससे कि क्या क्या हो सके। हमने क्या देखा था कि भाई देखिए इंक्लूसिवनेस, समावेशी शिक्षा जो है ना वो आप प्रदान कर सको, जो पठन पाठन है वो समावेशी तरीके से, इंक्लूसिव तरीके से हो पाए। तो देखिए ये सारा जो है हमने आज देखा कि कैसे
लर्निंग इन्वायरमेंट और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, ये फैक्टर जो ये कारक जो हैं, ये कैसे जो है प्रभाव डालती हैं शिक्षण के पद्धति पे, शिक्षण की जो प्रक्रिया है इस पे, पद्धति नहीं प्रक्रिया पे। तो यानी कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स टीचिंग, इसमें हमने पार्ट 2 में देखा आज कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ एंड दिस लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, हाउ दे इम्पैक्ट द ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आई होप कि आपको आज का क्लास बेहतर लगा हो। और देखिए, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश तो करता हूँ, आपको भी अपने तरफ से पूरा कोशिश करना होगा। देखिए, हमें JRF जो है वो लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की सक्सेस में ही मेरा सक्सेस है। अगर आप लोग बेहतर कर पाओगे तो उससे जो है खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो देखिए, आई होप कि आपको आज का जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो समझ में आ रहा है, और जो भी आपके फीडबैक है वो हमें दिया करिए। जो भी क्वेरी कंसर्न है वो नीचे दिए गए नंबर पे आप जो है पूछ लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे ज्ञानस्थली को आप जो है ज्वाइन करिए, वहाँ से पूछिए, मैं आपको डायरेक्टली वहाँ से जो है जवाब दे दूंगा। और PDF भी वही टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल हो जाता है, तो अगर आपको क्लास का PDF वहाँ से चाहिए तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। अगर आप जो है बैच में अभी तक आप तो एनरोल्ड हो ही चुके हो, अगर यहाँ देख रहे हो, तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि कैसे पेपर 1 का हम बेहतर तैयारी कर रहे हैं और कितने जो है कम जो है रुपए में हम लोग यहाँ बेहतर से बेहतर तैयारी कर पा रहे हैं। तो इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस।